हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज के सेशन में हम लोग आरयूएनएल, यूपीपीसीएल और यूपी आरयूएनएल के एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है रिसेंटली एग्जामिनेशन पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन में आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और उसी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग आज के सेशन में भी डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके आने वाले तीनों भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, इसलिए आपको ये सेशन ध्यान से देखना होगा। तो चलिए गाइस, हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग प्रीवियस सेशन का आंसर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन हमने क्या पूछा था, द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग शंट फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम लोग शंट्स का इस्तेमाल करते हैं वो कौन से मटेरियल से बनाया जाता है, तो वो हमारा मैग्नीन से रहता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आता है। और ये क्वेश्चन जो है हमने हमारे सेशन आरयूएनएल एजे के 7th नंबर के सेशन में पूछा था, जहाँ पे हमने टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस किए थे। इसके बाद में हमने एचपीएसएससी पीजीसीएल के जो 120 क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीटली डिस्कस करते हैं। एचपीएसएससी का भी इस साल का पेपर और पीजीसीएल का जो अगस्त में पेपर हुआ था 13 अगस्त का, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो भी नहीं देखे होंगे तो वो अब जाके देखेगा। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है उन टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम है मनीष यादव, किशन नाई, दिनेश प्रजापति, रणधीर कुमार, रवि यादव, गणेश आर, विजय दीप, सोनू के बैरवा, सतीश कुमार है, नीति आयोग। सो शाउट आउट टू यू गाइस, यू द टॉप 10 स्टूडेंट जिन्होंने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है। और अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम मैं नेक्स्ट सेशन में लूँ, सेशन को एंड तक देखिएगा। सेशन के एंड में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है उसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करेगा। आई हैव रिसीव्ड अराउंड 50+ क्वेश्चंस, 50+ करेक्ट आंसर्स इन अ प्रीवियस सेशन, बट ड्यू टू द कंसिडरेशन जहाँ पे मैं आपको सिर्फ 10 स्टूडेंट्स के नाम कंसिडर करता हूँ, इसलिए आपको एज अर्लीस्ट कमेंट करना होगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए गाइस, हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। और इस बार हम लोग थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिपेंडिंग अपॉन देयर कॉन्सेप्ट वो हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा पहला क्या है, एक हमारे पास में 8 पोल डीसी जनरेटर है जो रन हो रहा है 1200 आरपीएम पे, जिसका फ्लक्स है 25 मिली वेबर्स पर पोल्स, विच इज जनरेटिंग 440 वोल्ट्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कंडक्टर्स का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, दैट मीन जेड का वैल्यू हमें पूछा गया। इफ द आर्मेचर इज लैप वाउंड एंड वेव वाउंड रिस्पेक्टिवली, अगर वो हमारा जनरेटर जो है डीसी जनरेटर वो लैप वाउंड है और वेव वाउंड है, उस दोनों के कंडीशंस के लिए भी हमें इसका वैल्यू निकालना है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स, दैट मीन जेड का वैल्यू निकालना है। हम लोग सारे वैल्यू सबसे पहले सब्स्टिट्यूट कर देते। पी इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 8, पी दैट मीन्स क्या होता है नंबर ऑफ पोल्स, एन जो कि यहाँ होते हैं हमारे रेवोल्यूशन पर मिनट जो कि हमारे पास में 1200 है। ठीक है, फ्लक्सेस फाई का वैल्यू है 25 मिली वेबर, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और ई विच इज जनरेटेड ईएमएफ है हमारा 440 वोल्ट्स। करेक्ट, तो हमारे पास वैल्यू निकालनी है जेड। अब हम लोग दो कंडीशंस कंसिडर कर रहे हैं। आई हैव टू चेंज द कलर सो दैट आप अच्छी तरीके से समझ सको। फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास में लैप वाउंड की कंडीशन है, और आपको पता है लैप वाउंड में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स होते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स कितने, वो है हमारे पास 8। ओके, तो हमने यहाँ पे ईजी का हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो होता है हमारा 5PZN/60A। और इस केस में आपको पता लगता होगा कि अगर A इज इक्वल टू P है तो मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दोनों भी वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाते हैं। अभी हमने नंबर ऑफ कंडक्टर्स वैल्यू फाइंड आउट करने, दैट मीन्स जेड का वैल्यू निकालना है हमें, तो डायरेक्टली जेड के फॉर्मूले से ही हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जेड क्या हो जाएगा हमारे पास में, ईजी का वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं जो हो जाएगा 440 वोल्ट्स मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय हमारे पास में फाई का वैल्यू कितना है 25 मिली वेबर्स, तो हम लोग इसको 0.025 हम लोग लिख सकते हैं, 0.025 मल्टीप्लाइड बाय 1200 आरपीएम। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करने के बाद में हम आता है 880। ठीक है, इसके जो नंबर ऑफ कंडक्टर्स आते हैं फॉर लैप वाउंड वो आते हैं हमारे 880, जो कि हमारे ऑप्शन ए और सी में करेक्ट गिवन है, बट हमें नहीं पता कि हमारा कौन सा आंसर करेक्ट है। फॉर दैट हमें अभी वेव वाउंड के लिए जो कंडीशन है वो भी हमें लिखनी पड़ेगी, जो कि हो जाएगा ए इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू 2 हो जाएगा इस केस में। तो हम लोग ईजी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अभी यहाँ पे पी और ए कैंसिल आउट नहीं होंगे। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे जेड का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं क्योंकि हमने फॉर्मूला यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं। जेड क्या हो जाएगा, जेड विल बी इक्वल टू 440 मल्टीप्लाइड बाय 60 इंटू ए, यहाँ पे ए का भी वैल्यू मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा जो कि हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 0.025 मल्टीप्लाइड बाय 1200 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास में नंबर ऑफ पोल्स कितना है 8। अभी हम इसको सॉल्व करने से पहले ध्यान में रखिएगा 2/8 को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/4। दैट मीन्स हमारा ओवरऑल फैक्टर कौन से फैक्टर से चेंज हो रहा है 0.25 से। मैंने आपको हमारे सिंप्लीफिकेशन के मेथड में भी बताया था कि अगर आपको 1/4 से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते दैट मीन्स 1/4 इंटू
880 या फिर 0.25 लेते हैं तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 220। दैट मीन्स नंबर ऑफ कंडक्टर Z का वैल्यू इस केस में कितना आया, 220। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, सेम ही वैल्यूज आपको मिलना है। दैट मीन्स इसीलिए आप हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विच इज ऑप्शन सी, 880 एंड 220 विल बी द नंबर ऑफ कंडक्टर्स फॉर लैप बाउंड और वेव बाउंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। A 4-pole DC generator with a lap wound armature has a armature resistance of 0.1 ohms RA, जो कि हमारे पास में 0.1 ohms है। फील्ड रेजिस्टेंस हमारे पास में RSH का वैल्यू है 50 ohms। जनरेटर सप्लाई कर रहा है 100 वोल्ट 40 वाट के लैम्प के लिए। तो टोटल लोड कितना हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाइड हम लोग 40 करते हैं तो 6 4 जो 2400 वाट हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, और हमें पूछा गया है फाइंड द करंट इन ईच आर्मेचर कंडक्टर एंड द जनरेटेड ईएमएफ। अगर हमारे पास में ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप है 1 वोल्ट पर ब्रश। आपको ब्रश कितने होते हैं, प्लस माइनस। आपके पास 2 टर्मिनल्स रहते हैं, एक तो प्लस रहता है, सेकंड रहता है नेगेटिव। तो ये आपको यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले तो आई का वैल्यू निकाल लेते हैं। आई एल कितना हो जाएगा, टोटल वाटेज कितना है 2400 डिवाइडेड बाय 100 विच विल बी इक्वल्स टू 24 एम्पियर। ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। आई एस एच का भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा 100 वोल्ट डिवाइडेड बाय 50 ओम्स का इसका रेजिस्टेंस है, इसलिए हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया। तो यह वैल्यू आ जाएगा 2 एम्पियर। तो हमारा इस केस में आई, क्योंकि ये जनरेटर है, शंट जनरेटर है, तो इस केस में जो आई जनरेट कर रहा है वो हमारा लोड के लिए भी जा रहा है और शंट वैल्यू के लिए भी जा रहा है। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा 24 + 2 विल बी इक्वल्स टू 26 एम्पियर्स। तो आई का वैल्यू हमारा आ गया 26 एम्पियर्स। ठीक है, तो हमने निकाले। अभी हमें ऑप्शंस को एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा। हम लोग जनरेटेड ईएमएफ हम लोग निकाल सकते हैं, ईजी विल बी इक्वल्स टू V प्लस आर ए प्लस इस केस में ब्रश ड्रॉप भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, ब्रश ड्रॉप है हमारे पास 100 वोल्ट प्लस आई इंटू आर ए विल बी 26 इंटू 0.1 प्लस ब्रश ड्रॉप 2 वोल्ट रहेगा, क्योंकि हमारा 1 वोल्ट पर ब्रश है, 2 ब्रशेस रहते हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पे 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 26 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा, 0.26 प्लस 2 विल बी 4.6 और हम लोग 100 से यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 104.6 हमारा यहाँ पे जनरेटेड ईएमएफ आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 330 by 110 volt single phase transformer takes a input of a 350 VA at a no load and at a rated voltage. The core loss is 110 watt. Find the iron loss component. That means हमें IW का वैल्यू पूछा गया है, आयन लॉस कंपोनेंट विच इज़ IW। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, I0 cos of Y0। ठीक है, तो हमारे पास में इसका जो करंट कितना है वो हमें सबसे पहले तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। I0 का वैल्यू वो कितना हो जाएगा हमारा, I0 विल बी इक्वल्स टू 350 डिवाइडेड बाय 100 एंड 230 वोल्ट्स। ठीक है, 1.52 एम्पियर इसका आ जाता है। डायरेक्टली मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया 230, 350 डिवाइड बाई 230, ये हमारा I0 का वैल्यू 1.52 आ जाएगा। ठीक है, W1 विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V1 I0 इंटू कॉस ऑफ Y0। ठीक है, V1 इंटू I0 हमारे पास डायरेक्टली गिवन है 350 VA और W1 का वैल्यू 110 वाट। ठीक है, तो कॉस Y0 हम लोग निकाल पाएंगे, कॉस ऑफ Y0 विल बी इक्वल्स टू 110 डिवाइडेड बाय 350 VA, जिसका वैल्यू आता है 0.314। अभी हम लोग यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते तो हमारा सिंपली जो आयन लॉस कंपोनेंट हम लोग निकाल पाएंगे। तो हमारा I0 का वैल्यू कितना है 1.52 मल्टीप्लाइड बाय 0.314। ठीक है, तो इस केस में हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है 0.477 एम्पियर्स। ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अगर आपको इसमें टाइम बचाना होगा आपकी जो कैलकुलेशन, तो आप उसका मैथ्स के मैराथन प्लस आप जो हमारा सिंप्लीफिकेशन का एक सेशन है वो भी आप जाके देख सकते हो, काफ़ी उससे फ़ायदा होगा। ठीक है, उसमें स्पेसिफिकली आप एक कंप्लीट ने अपने 5 आवर्स का मैराथन आपने बाद में भी देखा तो भी चलेगा, बट आप सबसे पहले तो जो रेशो बेस्ड आपकी कैलकुलेशन है वो सबसे पहले आप क्लियर कर लीजिएगा, उससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग से रिलेटेड इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको आजकल एग्जामिनेशन में देखने को मिलते, तो आपको बात ध्यान में रखनी होगी। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, द नंबर ऑफ ब्रश रिक्वायरमेंट इज 2। करेक्ट है, ये हमें यहाँ पे वेव वाइंडिंग के लिए, ठीक है, ब्रश की रिक्वायरमेंट कितनी रहती है, 2 रहती है। वाइंडिंग कॉस्ट इज लो, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज़ नोन एज 2 सर्किट और अ सीरीज वाइंडिंग। करेक्ट, वेव वाइंडिंग को हम लोग
टू सर्किट और सीरीज वाइंडिंग भी कहते हैं। एंड इक्वलाइजर रिंग इज एडिशनल कंपोनेंट वाइल यूजिंग दिस वाइंडिंग, इट इज इनकरेक्ट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इक्वलाइजर रिंग इज एडिशनल कंपोनेंट वाइल यूजिंग द लैप वाइंडिंग। आप यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 ध्यान में रख सकते हो। इसी तरीके से आपको लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग का यहाँ पे डिफरेंस का जो मैंने टेबल मेंशन किया, इसको आप पॉज करके अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आपको मेनली देखने को मिलते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बढ़ते अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक हमारे पास में कॉइल है 300 टर्न्स का एंड उसका रेजिस्टेंस है 100, यहाँ पे 10 ओम्स, यहाँ पे वैट चाहिए था, वैट नहीं ओम्स चाहिए था, गलती से वैट आ गया। इज वाउंड यूनिफॉर्मली ओवर अ स्टील रिंग ऑफ अ मीन सर्कमफरेंस 30 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज कनेक्टेड टू सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट्स। इफ द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ अ रिंग इज 1500, फाइंड द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। हमें सिंपली इन सब के वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें मैग्नेटाइजिंग फोर्स H का वैल्यू पूछा गया, जो आपको पता है होता है NI/L। हमें तो सबसे पहले I का वैल्यू निकालना पड़ेगा, वो कितना हो जाएगा V/R। V कितना हमारे पास में 20 वोल्ट्स है, करेक्ट, ठीक है, और R कितना है हमारे पास में 10 ओम्स, तो इसका करंट कितना आ जाएगा 2 एम्पियर्स। N का वैल्यू कितना है हमारे पास में 300 और I का वैल्यू है 2 और L कितना है हमारे पास में 30 सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.3 मीटर्स। तो हमने 0.3 से यहाँ पे डिवाइड कर लिया, ठीक है, तो ये 0.3 से लेके इसको अगर हम लोग कैंसिल आउट करते हैं यहाँ पे 3000 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। 3000 डिवाइडेड बाई 3 विल बी 1000, 1000 इंटू 2 विल बी 2000 एम्पियर टर्न्स पर मीटर। ये हमारा मैग्नेटाइजिंग फोर्स आ जाएगा, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, ऑप्शन ए। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नेट MMF एक्टिंग एट द मैग्नेटिक सर्किट शोन बिलो। इस मैग्नेटिक सर्किट में जहाँ पे वैल्यूज़ मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे 1 एम्पियर है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स 10 है, यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट फ्लो है, नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे पास में 300, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 50 है एंड करंट कितना फ्लो रहा है 2 एम्पियर्स का। तो हमें नेट MMF यहाँ पे पूछा गया। इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो नेट MMF इन तीनों का एडिशन हो जाएगा। अगर हम लोग इसको N1 मान लेते हैं, इसको N2 कंसिडर कर लेते हैं एंड इफ दिस इज N3, ठीक है, तो हम लोग नेट MMF फाइल नोट कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा 10 N1 इंटू I1। सबसे पहले तो फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ, N1 I1 प्लस N2 I2 प्लस N3 I3, करेक्ट। N1 I1 प्लस N2 I2 के वैल्यूज हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। 10 इंटू 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 300, नंबर ऑफ टर्न्स कितने 300 इंटू करंट कितना फ्लो रहा है 1 प्लस इसमें कितना करंट फ्लो रहा है 2 इंटू, दैट मीन्स 50 इंटू 2, 50 इंटू 2 विल बी 100, 300 प्लस 100 विल बी 400 एंड प्लस 10 कितना आ जाएगा 410 एम्पियर टर्न्स। ये हमारा नेट EMF रहेगा इस मैग्नेटिक सर्किट में, ठीक है। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, वाटर फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ रिजर्वायर विथ अ हेड ऑफ 100 मीटर्स। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड पर आवर पर क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर इफ अ हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज 0.86 एंड द इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी इज 0.92, ठीक है। हमारे पास में हेड कितना गिवन है 100 मीटर्स में, ठीक है, हाइट कितना है 100 से, क्यू का वैल्यू कितना है हमारे पास में 1 मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। एन ओवरऑल कितना हो जाएगा हमारे पास में, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करते हैं 0.86 मल्टीप्लाइड बाय 0.92 विच विल बी इक्वल्स टू 0.79, ठीक है। अभी हम लोग वाटर वेट ऑफ वाटर हम लोग फाइंड आउट कर लेते थे, वो कितना हो जाएगा W इज इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाइड बाय 1000 इंटू 9.81, ठीक है, जो हो जाएगा 9810 N, ठीक है। तो हम लोग पावर कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो भी हम लोग निकाल सकते हैं, W इंटू H इंटू एफिशिएंसी ओवरऑल, ठीक है। तो W का वैल्यू कितना है 9810 मल्टीप्लाइड बाय H का वैल्यू कितना है 100, हाइट कितने है और मल्टीप्लाइड बाय हम लोग एफिशिएंसी ओवरऑल एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0.79 से, तो वो आता है 775 किलोवाट 775 किलोवाट इंटू 10⁻³ ये किलोवाट आया। तो हमें पूछा गया पर आवर, हमें वैल्यू पूछा गया, ठीक है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड पर आवर, तो इसको हम लोग आवर से मल्टीप्लाई करते हैं 1 आवर के लिए, तो वो आ जाएगा 775 किलोवाट और ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। In a short circuit test on a circuit breaker, the following readings were obtained on a single frequency transient। तो हमें पूछा गया डिटरमाइन द एवरेज ट्रिपल RV, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज ट्रिपल RV का फॉर्मूला होता है पीक रिस्ट्रैकिंग वोल्टेज
डिवाइडेड बाय टाइम टू रीच पीक वैल्यू। ओके, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 100 kV डिवाइडेड बाय 50 माइक्रो सेकेंड्स, जो इसका वैल्यू आ जाता है 2 किलोवोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। ठीक है, तो इसको अगर हमने कन्वर्ट कर लिया तो ये आ जाएगा 2 × 10⁶ किलोवोल्ट पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे केवी चाहिए था ऑप्शन डी में, यहाँ पे ऑप्शन ए गलत हो जाएगा क्योंकि वोल्ट पर सेकंड है, बट यहाँ पे हमने मेंशन करा भूल गए केवी पर सेकंड। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ सर्किट ब्रेकर। इसमें से कौन सा सर्किट ब्रेकर का फीचर नहीं है। ब्रेकिंग कैपेसिटी इज वेरी लार्ज, ये हमारा फीचर है, करेक्ट। इट परफॉर्म्स बोथ डिटेक्शन एंड इंटरप्शन फंक्शन नहीं है, ये डिटेक्शन नहीं करता है। डिटेक्शन कौन करता है, ये काम करता है रिले। ठीक है, और ये सेंस करके हमारे सर्किट ब्रेकर को इन्फॉर्म करता है। इंटरप्शन तो हालांकि सर्किट ब्रेकर करता है, तो ये किसका फंक्शन है मेनली, ये है फ्यूज का फंक्शन। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पढ़ लेते हैं। नो रिप्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर आफ्टर ईच ऑपरेशन। जिस तरीके से फ्यूज एक बार ऑपरेट हो गया कि वो ब्लोन ऑफ हो जाता है, उस तरीके से इसको रिप्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं रहती। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, मेक्स और ब्रेक्स द सर्किट ब्रेकर इधर मैन्युअली और बाय रिमोट कंट्रोल अंडर अ नॉर्मल कंडीशन। ये नॉर्मल कंडीशन भी हम लोग मैनुअल भी ऑपरेट कर सकते हैं या फिर रिमोटली भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा रिगार्डिंग टू द सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। देन वी हैव वन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और गेट में क्वेश्चन पूछा गया। आपके कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे आज के सेशन का। हमारे पास में 12 1 ohms के रेजिस्टेंस है एज ए H2 फॉर्म ऑफ क्यूब। दैट मीन्स हमने 12 H2 हमने इस तरीके से, ठीक है, रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। मैं हालांकि इमेज में दिखाने वाला हूँ। रेजिस्टेंस बिटवीन 2 डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब कितने रहने वाले हैं हमें पूछा गया है। 2 डायगोनली अपोजिट का जो रेजिस्टेंस कितना रहेगा हमें पूछा गया। इसके तीनों भी कंडीशंस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ये कंडीशन होती है अगर हमारे पास में नोड है ए है और ये भी है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इन डायगोनली अपोजिट का। डायगोनल दैट मीन्स ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है, ये फेस का डायगोनल नहीं पूछा है, दैट मीन्स H2 का पूछा है। यहाँ पे अपोजिट डायगोनल यहाँ पे पूछा गया। इसके बीच का रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है ये आपको पूछा गया। ठीक है, 1 ohms के रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है, दैट मीन्स R का वैल्यू कितना है हमारे पास 1। ये टोटली सारे 1 ohms के वैल्यूज़ है। इसको मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सभी वैल्यूज़ है हमारे पास में 1 ohms के रेजिस्टेंस के, करेक्ट। दैट मीन्स दिस रेजिस्टेंस इज ऑल्सो ऑफ 1 ohms। ये भी 1 ohms होता है, ये भी 1 1 1 1, ये सभी 1 ohms का रेजिस्टेंस है। अभी देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें थोड़ी सी सिमेट्री लगती है। थोड़ा सा आप ध्यान देखिएगा, मैंने आपको कलर कोडिंग के साथ यहाँ पे मेंशन करके देखा। इस लेग में जो कनेक्टेड है, ठीक है, ये अल्फा पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन करके रखे। इस केस में क्या होता है, दैट मीन्स ये BCA यहाँ पे देख सकते हो, ABC ये तीनों रेजिस्टेंस है। ओके, सिमेट्री के कारण क्या होता है, जो पोटेंशियल वोल्टेज है तीनों भी नोड्स पे जहाँ पे अल्फा मेंशन किया गया है, ये अल्फा और यहाँ पे भी एक अल्फा है, ये ध्यान में रखिएगा, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, दिस अल्फा एंड दिस अल्फा, यहाँ पे हमारा वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, पोटेंशियल के कारण यहाँ पे इस केस में यहाँ पे जो पोटेंशियल रहेगा वो हमारा 0 हो जाएगा। अभी यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो इस केस में हम लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं बिना सर्किट को अफेक्ट किए गए। इसलिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इन तीनों भी रेजिस्टेंस ABC को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इनको शॉर्ट करके, दैट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक, ये अल्फा से अल्फा तक यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से गाइस यहाँ पे जो वैल्यू है बीटा का, बीटा नोड है ये बीटा नोड, यहाँ पे भी हम इन तीनों लेग्स को शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए इस पॉइंट से लेके इस तरीके से, ध्यान से देखा करेगा, 2 बार आपको इसको देखना पड़ेगा। एक बार अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको हमने शॉर्ट कर दिया, तीनों को यहाँ पे हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। और जो रिमेनिंग है जैसे G H F, ठीक है, I हो गया और E, ठीक है, D C E F G H I, आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, आप इसको पॉज करके भी देख सकते हो। इस तरीके से इन तीनों को हमने इन 1 2 3 4 5 इन 6 जो रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब देखिए सारे के भी मैंने आपको बताया थे, अगर तीनों भी रेजिस्टेंस 2 अगर हमारे पास में रेजिस्टेंसेज है वो दोनों इक्वल वैल्यू से, तो हम लोग डिवाइड बाय 2 करते हैं। 3 रेजिस्टेंस है इक्वल वैल्यू के, तो हम लोग इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। इसी तरीके से सारे रेजिस्टेंस 1 ohms के, तो हमने क्या करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 3। तो इस कंप्लीटली कॉम्बिनेशन का वैल्यू कितना है हमारा 1/3। ठीक है, ये सीरीज में कितने हो जाएगा, यहाँ पे 1 ohms के रेजिस्टेंस कितने 6 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगा 1/3। आप इन सबको ऐड कर सकते हो।
ठीक है, यहाँ पे मैंने जूम्ड आउट इमेज करके मेंशन करके ये तो हम हो गया हमारा वन ऑफ द मेथड। ठीक है, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3, तो जाके हमारा वैल्यू आता है 5/6। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आओ। या फिर आपने इसके अक्रॉस का, इन डायगोनल्स का यहाँ से लेके देखिए, यहाँ पे ए और बी यहाँ पे इंटरचेंज करके रखे। ठीक है, इसके बीच का अगर हमने वोल्टेज फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, इस पाथ का, ठीक है, मान लो VAB हमारा वोल्टेज है, डिवाइडेड बाय हम लोग इसमें से करंट से डिवाइड कर दे तो भी जाके हमारे पास में R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कैसा, यहाँ पे करंट की देखिए, यहाँ पे मेन करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है। ठीक है, ओके, मान लो 1 एम्पियर इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, या फिर I हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो तीन, ये देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हमारा करंट आया यहाँ, एक यहाँ जा रहा है और एक यहाँ जा रहा है, डाउन में जा रहा है, और एक इस तरीके से, तो हमारा करंट बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू द KCL। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ के अकॉर्डिंग तीनों भी पाथ में इक्वल रेजिस्टेंस होने के कारण में तीनों भी इक्वल करंट डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे I/3 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये I/3 यहाँ पे करंट आया, फिर से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे कितना I/6 जाएगा और यहाँ पे I/6 जाएगा, फिर से यहाँ पे I/6 और ये I/6, यहाँ से जो आने वाला करंट है यहाँ पे सम अप हो रहा है, फिर से यहाँ पे I/3 का वैल्यू हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मेंशन है। आप इसको पॉज करके ध्यान से देखिएगा, समझ जाएगा ईजिली। ठीक है, तो VAB का वैल्यू कितना आ जाएगा, दूसरी मेथड बता रहा हूँ, VAB विल बी इक्वल्स टू I/3 इंटू 1 प्लस I/6 इंटू 1, क्योंकि R रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 है, कंसिडर कर लो डायरेक्टली। ठीक है, प्लस I/3 इंटू 1, तब जाके वैल्यू आता है, ठीक है, 5/6 ओम्स का। ठीक है, इसका वैल्यू मेनली क्या आता है, R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू VAB डिवाइड बाय I। ठीक है, तो 5/6 इसका वैल्यू आ जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा इसका करेक्ट आंसर। अब इसमें दो कंडीशंस आती है, वो दोनों भी कंडीशंस बता देता हूँ आपको मैं। ठीक है, कि किस तरीके से आपको मेनली पूछे जा सकते हैं। ये तो हमने निकाल लिया कि अगर आपको दो डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स का, दैट मीन्स ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आपको डायगोनली पूछा गया तो उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा 5/6। ठीक है, और अगर आपको अक्रॉस द डायगोनल ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब पूछा गया, दैट मीन्स इस पॉइंट से लेके ये हम लोग मान लेते C तक है। ठीक है, ये नीचे का नहीं, यहाँ तक C तक का। ठीक है, इस तरीके से, तो इसका वैल्यू कितना आता है। ठीक है, जो फेस ऑफ द क्यूब हमारा 3/4 R आता है। ये ध्यान में रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं दोनों भी ऑप्शन बता दे रहा हूँ। और अगर आपको दो एजेस है, ठीक है, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 7/12 R। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, तीनों भी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से डायगोनल पूछा गया तो वो आ जाएगा 5/6। ठीक है, अगर आपको इसमें फेस के डायगोनल में पूछा गया, ठीक है, ये ऊपर का फेस हो गया ना, इसके डायगोनल में पूछा गया तो हमारा 3/4 आता है, और हमारा साइड में हमारे साइड में हमारा आता है R 7/12 रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसको एक बार रिकॉल करके भी देख सकते हो। अभी हम लोग देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 11। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन नोड A एंड B के क्रॉस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। ये जस्ट लाइक हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे ही हो गया। ठीक है, इस केस में हमारा इनएक्टिव रहेगा हमारा 5 माइक्रोफैरड, क्योंकि इनके लेग्स इक्वल है। ठीक है, तो आपको पता है ये और ये सीरीज़ में कनेक्टेड है और ये और सीरीज़ में कनेक्टेड है। जिस तरीके से सीरीज़ में कनेक्टेड है तो उस केस में वो हमारे पैरेलल में जिस तरीके से रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहते हैं उस तरीके से बिहेव करते हैं। जो कैपेसिटेंस अगर है हमारे पास में सीरीज़ में, तो जैसे वो पैरेलल में ऑपरेट करते हैं वो उस तरीके से रहता है। और अगर हमारे पास में दो कैपेसिटेंस है, वो मान लो पैरेलल है, तो हम लोग उसकी डायरेक्टली एडिशन कर देते हैं। ठीक है, C1 + C2, जस्ट लाइक अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस, ये आपको पता है। इनका हम लोग निकाल लेते हैं 5 + 10 का सीरीज इक्विवेलेंट, वो कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 5/10 + 5 विल बी 15। ठीक है, और ये सेम एडिशन हो जाएगा 10 × 5/10 + 5 विल बी 15। ठीक है, तो 50 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाता है 6.7 माइक्रोफैरड। मेनली बेसिकली 6.66 आता है, 6.67 माइक्रोफैरड इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 12। Which type of insulator is used for holding the HT overhead conductor on a straight running of a poles? इसमें से कौन सा इंसुलेटर हम लोग हाई टेंशन ओवरहेड कंडक्टर को होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो होता है हमारा पिन टाइप ऑफ इंसुलेटर। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 13। डिटरमाइन द टोटल इंपीडेंस ऑफ अ सर्किट विच इज हैविंग अ सीरीज RLC सर्किट हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohms, कैपेसिटर रेजिस्टेंस हमारा 2 ohms का और इंडक्टिव रेजिस्टेंस हमारा 6 ohms का, और ये हमने 200 वोल्ट के अक्रॉस में हमने कनेक्ट करके रखा है। Z क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल है गाइस, अंडरस्कोर ऑफ R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ
10 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 होल स्क्वायर, 100 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 10 स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 प्लस 6 माइनस 2 विल बी 4, 4 का स्क्वायर कितना आता है 16, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 116, तो आप ध्यान में रखिएगा ये किसके नियर है 121 के, ठीक है। 121 का वैल्यू कितना आता है 11, ठीक है। तो दैट मीन्स आप ऑप्शन में देख सकते हो कि नियर अबाउट ये 1 से 11 से नीचे रहेगा, ठीक है। तो 12 और 14 नहीं रहेगा और 11 से जस्ट नीचे है हमारा 116, तो ये अराउंड 8.46 भी नहीं रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इस तरीके से आपको क्या प्रॉपरली स्मार्ट वर्क करके आपको आंसर मार्क करने रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Then we have a next question, which is question number 14. Determine the self inductance in millihenry of a 3 centimeter long air cored solenoid, ठीक है, when a coil has a 300 turns and a diameter of a 12 centimeter, ठीक है। डायमीटर हमारे पास में गिवन है 12 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.06 मीटर, 12 सेंटीमीटर को हम लोग किस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, 0.12, ओके। इसलिए हमने यहाँ पे रेडियस डायरेक्टली 0.06 मीटर में लिख लिया, ठीक है। लेंथ कितने हमारे पास डायरेक्टली मीटर में गिवन है 3 मीटर, ठीक है। लेंथ कितना 3 मीटर्स में ऑलरेडी हमारे पास में गिवन है, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस m क्या हो जाएगा μ0 इंटू म्यू आर इंटू एन स्क्वायर इंटू ए बाय एल। इसमें हम लोग सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। म्यू0 का वैल्यू कितना है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ये आपको वैल्यूज पूछा जाता है मेनली एग्जामिनेशन में, तो आपको ध्यान में रखना होगा। मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू 300 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू ए दैट मीन्स क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू आर 0.06 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ कितना है हमारा 300। इसको आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसके लिए भी मैंने सेशन आपको बताया था कि इसको किस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना है करके। इसका वैल्यू आता है एम का, ठीक है, वो आता है 0.42 मिली हेनरी। वो आप सेशन जाके देखिएगा, मैंने आपको जो मेंशन किया एज इलेक्ट्रिकल सिंप्लीफिकेशन का, वहाँ पे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा इस टाइप के सिंप्लीफिकेशन को क्विकली रिजॉल्व करने में, ठीक है। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 15। अ कॉपर वायर ऑफ अ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 10 पार्ट्स। एक हमारे पास में कॉपर वायर है, ठीक है, इसको हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। आर्बिट्री में कोई भी वैल्यूज को मान मेंशन करके रखा है, ठीक है, फिर भी हम लोग एक बार 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देते। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। यहाँ तक कि आप कंसिडर कर सकते हो इस तरीके से 10 पार्ट्स में हमने डिवाइड उसको कट कर दिया इक्वल लेंथ में। 2 पीसेस हमने इसके निकाले। देख अगर हमारा इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है आर है, ठीक है, तो हमारा कितना वैल्यू आ जाएगा R/10 इसका वैल्यूज आ जाएगा, ठीक है। 2 हमने इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, दैट मीन्स R/10 प्लस R/10 में सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा ट्वाइस R/10, तो कितना हो जाएगा R/5, ठीक है। और इस तरीके से कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये हमने सीरीज में इस तरीके से कॉम्बिनेशन हमने ऐसे 5 सच कॉम्बिनेशन हमने कनेक्ट कर दिए एक दूसरे के। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा मैंने आपको बताया था। अगर हमारा ये R/5 एक का है, दैट मीन्स इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू आया हमारा R/5। ऐसे हमारे पास में 5 लेग्स कनेक्टेड है, तो हम लोग डायरेक्टली R/5 डिवाइड बाई 5 कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा R/25। मैंने आपको जो शॉर्टकट मैंने मेथड बताया था इसके बेसिस से हमने इसको ईजिली सॉल्व कर लिया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 16। इसको आप ध्यान से देखना होगा, ऐसे क्वेश्चन मेनली पूछे जा सकते हैं। इन द एडजॉइनिंग सर्किट डायग्राम ईच रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohms, सारे रेजिस्टेंस हमारे 10 ohms के यहाँ पर है, ठीक है। तो हमें वैल्यू पूछेंगे करंट इन द आर्म AD, इस AD आर्म में कितना करंट हमारा फ्लो होगा हमें पूछा गया, ठीक है। तो हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ निकाले थे, हम लोग इसको नोट के मेंशन कर देते हैं मेनली, ठीक है। मान लो ये हमारा टोटल करंट I आ रहा है और इसमें से करंट कितना है फ्लो हो रहा है I माइनस I1। अगर हमने यहाँ पे ये करंट मान लिया I1 तो, ठीक है, और ये हमने कंसिडर कर लिया I2, ठीक है। तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा I माइनस I1 माइनस ये हमारा I2 इसमें से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये इस B ब्रांच में से जा रहा है, ठीक है। और सेम यहाँ पे भी F तक भी सेम करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये हमारा I2 है और ये हमारा यहाँ से करंट कौन सा है I1 है। तो यहाँ पे समअप हो जाएंगे इनका, वो कितना हो जाएगा I1 प्लस I2, करेक्ट। तभी जाके हमारा समअप होके I वैल्यू आता है I1 प्लस I2। और ये देखिए यहाँ से मान लो ये करंट आ रहा है I प्लस I माइनस I1 माइनस I2, और यहाँ पे
I1 प्लस I2 आ रहा है, दैट मीन्स दोनों भी कैंसिल आउट होकर हमारे पास में फाइनल करंट I का भी वैल्यू निकलता है। ठीक है, सिंपल है। तो हम लोग किरचॉफ्स लॉ अगर हम लगाते ABCDA में इस लूप में फर्स्ट, ठीक है, तो वो वैल्यू कितना हो जाएगा -10 I माइनस I1, ठीक है, I माइनस I1 माइनस 10 I2 प्लस 20 I1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं करंट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, चूँकि हमारा I माइनस I1 करेक्ट, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन में आ जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास वैल्यू कितना है 3I1 माइनस I2 इज इक्वल टू I आता है। मैं आपको इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाएगा। सिंपल इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और BC हम लोग B इसमें निकाल सकते हैं, BEFCDB में हम लोग इसमें भी, इस मेश में भी हम लोग ये लॉ लगा सकते हैं, किरचॉफ्स लॉ। इसका वैल्यू कितना आता है -20 I माइनस I1 माइनस I2 प्लस 10 I1 प्लस I2 प्लस 10 I2 विल बी इक्वल्स टू 0। सारे वैल्यूज 10 है रेजिस्टेंस के, तो हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, बट इस केस में हमने यहाँ पे 20 क्यों कंसिडर, क्योंकि आपको पता है ये जो रेजिस्टेंस है ये सीरीज में है, तो इसलिए इनके एडिशन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी A और ADC में सीरीज में थे, तो 10 + 10 विल बी कितना हो जाता था 20। इस केस में इसका इक्वेशन क्या आता है 3I1 प्लस 4I2 इज इक्वल्स टू 2I। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते तो हमारे पास में I1 प्लस I2 का वैल्यू होता है 2I प्लस 5, 2I/5, और I2 का वैल्यू होता है, ठीक है, I/5। अभी हमें पूछा क्या है AD, तो इसमें से इस ब्रांच में से करंट फ्लो होने वाला पूछा गया है, तो इसमें से करंट कौन सा फ्लो हो रहा है 2I/5, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी विच इज़ 2I/5। अभी हम लोग बढ़ देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है और भी। ठीक है, इस सर्किट को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, सारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास में, और एक रेजिस्टेंस की R का वैल्यू कितना है 3/2 ओम्स हमें गिवन है। क्वेश्चन में क्या मेनली पूछा गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। इस पॉइंट P और Q में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना रहेगा हमें पूछा गया है। सिंपल है गाइस, हम लोग इसको इस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे वैल्यूज R है, तो इन दो रेजिस्टेंस, ये नल रेजिस्टेंस हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी इसका इम्पैक्ट नहीं रहेगा क्योंकि बैलेंस ब्रिज जैसे एक्ट करता है, तो हम लोग इसमें इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको हमने रीड्रॉ करके इसको हमने इस तरीके से रीड्रॉ कर लिया। तीनों की वैल्यूज क्या आ जाएगी R R R R R, ये दोनों नल हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो R प्लस R विल बी इक्वल्स टू 2R। ठीक है, इसका 2R आ जाएगा, इसका 2R आ जाएगा, और इसका 2R आ जाएगा क्योंकि ये सीरीज में है। ठीक है, अब इसका भी हम लोग पैरेलल में निकाल सकते हैं, एक कंबाइंड रेजिस्टेंस। ठीक है, मैं ये पे मेंशन कर देता हूँ सो दैट आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये एक हमने यहाँ पे 2R लग लिया, 2R, और ये 2R हो गया। ठीक है, आपको मैंने बताता तीनों का रेजिस्टेंस इक्वल है 2R, और यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 से डायरेक्टली, पैरेलल इक्विवेलेंट आ जाएगा 2R/3। अब ये हमारा फाइनल वैल्यू नहीं आया है, इसमें हमें R का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। R का वैल्यू कितना है 2 × 3/2 डिवाइडेड बाय हमारा वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते तो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आता है 1 ओम्स का। दैट मीन्स ये जो इक्विवेलेंट सर्किट आएगा इस रेजिस्टेंस का, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 1 ओम्स का। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 18। द मैक्सिमम डिमांड दैट मीन्स सम ऑफ कनेक्टेड लोड टू द साइमल्टेनियस मैक्सिमम डिमांड इज एक्सप्रेस थ्रू, वो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं बाय डाइवर्सिटी फैक्टर। ऐसे स्टेटमेंट आपको पूछे जा सकते हैं, और ये डाइवर्सिटी फैक्टर हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहता है, और जितना हमारा ग्रेटर डाइवर्सिटी फैक्टर रहता है उतने ही हमारी कॉस्ट ऑफ जनरेशन पावर हमारी लेस रहती है। इसका एक फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है, ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर रिक्वायर्ड फॉर अ 3-वायर डीसी सिस्टम इज डैश टाइम्स दैट ऑफ रिक्वायर्ड फॉर अ 2-वायर डीसी सिस्टम, तो उसका वैल्यू होता है 1.25 टाइम्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यूपीपी सेल में ऐसे क्वेश्चंस मेनली पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना होगा ये टेबल स्पेसिफिकली। ठीक है, देन वी हैव अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन विच इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया, व्हाट इज, ये यूपीपी सेल के लिए मेनली यूजफुल है, और
RUNL के भी इस टाइप के क्वेश्चन मेनली पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल रेजिस्टेंस ऑफ अर्थिंग सिस्टम फॉर अ स्मॉल सबस्टेशन। स्मॉल सबस्टेशन के लिए मैक्सिमम परमिसिबल रेजिस्टेंस कितना है, अर्थिंग रेजिस्टेंस कितना है, तो है हमारे पास 2 ohms का, यहाँ पे मेंशन करके रखा है। स्मॉल सबस्टेशन के लिए 2.0 ohms इज द मैक्सिमम परमिसिबल रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज व्हाट। इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करता हूँ। आशा करता हूँ गाइस आपको आज का सेशन समझ में आएगा। आपको हमारे चैनल कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे जो दोनों भी एप्लीकेशन हमने लॉन्च किए उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल दोनों भी ज्वाइन करके रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इंटरेक्शन वहाँ पे मैं आपके लिए करते रहता हूँ। सो गाइस अभी हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।